वेलकम टू बनो आईएएस और आपका स्वागत है इस सीरीज में जहां हम 46 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के। और मैं इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करता रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने टर्शरी सेक्टर्स के सारे क्वेश्चन 1979 से 2024 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे और लास्ट वीडियो में मैंने इंडियन एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया था। जैसा कि आपको याद होगा, हमने पूरे क्वेश्चन को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया है। 5 ही यूनिट हम कर भी चुके हैं। अब हम एग्रीकल्चर की यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसका दूसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 2009 का। स्टेटमेंट नंबर 1, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 32 क्रॉप्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सीएसीपी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये एमएसपी अनाउंस करता है 32 क्रॉप्स के लिए। तो अगर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है तो सीएसीपी एमएसपी रिकमेंड करता है फॉर 23 क्रॉप्स, राइट? देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर आपको ये नहीं भी पता था तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एग्जामिनर नंबर्स को कई बार चेंज कर देते हैं, इसलिए अगर आपको नहीं पता है तो ज्यादातर ये नंबर्स गलत ही होते हैं। तो अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। देखिए, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जो ट्रिक्स और टिप्स हैं उसमें एक और भी टिप है कि ज्यादातर समय ये जो मिनिस्ट्री है एग्जामिनर उनको चेंज कर देता है। तो इट मे नॉट बी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एंड इंडीड इन दिस केस जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है वो, एज फार एज आई रिमेंबर, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है, you can take an educated guess that this is also wrong and this was anyway wrong. तो इसका आंसर होना चाहिए डी, neither one not two. सीएसीपी के रिलेशन में हम थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको पता था। चलिए अब इनके नाम भी जान लेते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी भी आ सकता है। सीरियल्स के केस में पैडी, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, बार्ली एंड रागी। पल्स के केस में ग्राम, तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल सीड के केस में ग्राउंडनट, रेप सीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सिसेम, सनफ्लावर, सैफ्लावर, नाइजर सीड। कमर्शियल क्रॉप्स के केस में कोपरा, सुगर केन, कॉटन एंड रॉ जूट। तो सुगर केन एंड कॉटन याद रखिए, दोनों के केस में एमएसपी अनाउंस होता है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है इन प्राइसेस के ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज NDC in 53rd meeting held on 29th May 2007 adopted resolution to launch National Food Security Mission consisting of rice, wheat and pulse। तो राइस, व्हीट और पल्स को लेकर नेशनल फूड सिक्योरिटी में अनाउंस किया गया था टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसका रिलेशन प्रोडक्शन बढ़ाने से है, बाई 10 मिलियन टन, व्हीट बाई 8 मिलियन टन एंड पल्सेस बाई 2 मिलियन टन बाई द एंड ऑफ द 11th प्लान। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। सो दिस वाज अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2010 का क्वेश्चन है ये। इसमें 2 स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। तो यूनियन गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है फॉर शुगर केन। दिस इज करेक्ट। यूनियन गवर्नमेंट करती है प्राइसेस फिक्स शुगर केन के लिए हर सीजन। Sugar and sugarcane are essential commodities under the Essential Commodity Act। तो सुगर एंड सुगरकेन दोनों ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर एसेंशियल कमोडिटी माने जाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देयरफॉर इस क्वेश्चन में ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आई होप यू नो अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सुगर केन इन द कंट्री। चलिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला, हर सोइंग सीजन के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, एफआरपी। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंसेस एफआरपी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इट इज अनाउंस्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एफआरपी के बेसिस पे सीएसीपी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे
CCEA अनाउंस करती है फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। इसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट जहां पर शुगर केन प्रोड्यूस होता है वो अनाउंस करती है स्टेट एडवाइस प्राइसेस। ये जो स्टेट एडवाइस प्राइसेस होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करती है उन स्टेट में जहां पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, और ज्यादातर देखा गया है ये FRP से ज्यादा होता है, बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट इसमें एक्टिव इंटरेस्ट लेती है। तो ये हमारा जो शुगर केन की प्राइसिंग की जो पॉलिसी है ये उसकी डिटेल थी। तो शुगर केन की प्राइसिंग के बाद चलिए थोड़ा सा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी जान लेते हो। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये इनेक्ट किया गया था ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, और देयरफॉर एक लिमिट होती है जिससे ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इन जो भी कमोडिटी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर मेंशन है उनको स्टॉक नहीं कर सकता। लेकिन यही लिमिट्स जो हैं वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और वेयर हाउसिंग वगैरह में इश्यूज क्रिएट करने लगी, बिकॉज अगर आप इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर जो फार्मर्स होते हैं अगर पेरिसेबल कमोडिटी का प्रोडक्शन ज्यादा होता था और प्राइसेस कम भी हैं तो भी उन्हें वो इसको स्टोर नहीं करवा सकते कहीं पर और उन्हें इन्हें बेचना पड़ जाता है। यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किए गए थे, और इस अमेंडमेंट के बाद सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल एंड पोटैटो को उससे बाहर निकाल दिया गया। लेकिन आज भी शुगर एंड शुगर केन जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट वी शुड नो अबाउट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एंड दिस हैज बीन रिफॉर्म to promote investment in agriculture and to help farmers realize higher income। तो फार्मर्स को ज्यादा पैसा मिले उनकी क्रॉप के लिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किए थे। और यहाँ पर शुगर एंड शुगर केन जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर आता है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है जो सही था, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू माइक्रो इरिगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहां पर क्वेश्चन है माइक्रो इरिगेशन के पर्सपेक्टिव में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस कैन बी रिड्यूस। तो अगर आप जानते हैं माइक्रो इरिगेशन से हमारा मतलब है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम से, राइट? तो यहां पर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर के यूज करके माइक्रो इरिगेशन किया जाता है, और इस इरिगेशन में बहुत सारा जो कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन इसमें पानी का लॉस नहीं होता है, और पिन पॉइंटेड जहां पर क्रॉप्स होती हैं वहां पर इरिगेशन होता है। ड्रिप में काफी पिन पॉइंटेड, स्प्रिंकलर में भी कम लॉस होता है। और क्योंकि फ्लड इरिगेशन में जो फर्टिलाइजर वगैरह हैं और न्यूट्रिएंट हैं वो पानी में डिजोल्व होकर वेस्ट हो जाते थे, तो माइक्रो इरिगेशन के केस में वैसा नहीं होता है और फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स का लॉस कम हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज द ओनली मीन्स ऑफ इरिगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है ओनली में, मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द ड्राई लैंड फार्मिंग। माइक्रो इरिगेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है ड्रिप इरिगेशन फॉर इन द ड्राई लैंड फार्मिंग। हाउएवर यहां पर एक एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है जो है ओनली। जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड आपको एग्जामिनेशन में दिखे, बी वेरी केयरफुल, और ज्यादातर टाइम ये गलत ही होते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि माइक्रो इरिगेशन इज द ओनली मेथड, राइट, इन द ड्राईलैंड फार्मिंग। हो सकता है ड्राईलैंड एरिया में कुछ समय पर बारिश हो और आपको अच्छा खासा पानी मिल जाए, तो ये कहना कि ये केवल यही मेथड है, ये गलत है। ये एक यूजफुल मेथड है लेकिन ओनली मेथड तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको इनकरेक्ट मान सकते हैं। थर्ड, इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल कैन बी चेक्ड। तो माइक्रो इरिगेशन अगर आप जानते हैं तो उसमें पानी का वेस्टेज कम होता है। अगर पानी का वेस्टेज कम होगा तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कम होगा, और अगर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कम होगा तो वाटर टेबल को जो गिरने से बचाया जा सकता है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम अब देखेंगे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा सही आंसर हुआ सी। तो सी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज द माइक्रो इरिगेशन
फर्टिगेशन कैन बी यूज टू चेक द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। तो फर्टिगेशन अगर आप जानते हैं, फर्टिगेशन होता है व्हेन यू मिक्स फर्टिलाइजर इन वाटर, इट इज कॉल्ड फर्टिगेशन। तो पानी में डिसॉल्व करके ही उसको फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट को कम किया जा सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड ओनली मेथड नहीं बोल सकते हमें, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड। Third statement is also correct because micro irrigation has evolved from sub irrigation, where irrigation water is supplied to the plant by raising the water table up to the root zone. तो माइक्रो इरिगेशन में वैसे भी पानी का वेस्टेज कम होता है, तो वी कैन से कि दैट इज हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग डिक्लाइन इन द वाटर ग्राउंड वाटर लेवल। 2012 से है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेज द कल्टीवेशन ऑफ सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न का कल्टीवेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंकरेज करती है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लांट? तो यहां पर इस प्लांट की इंपॉर्टेंस को पूछा गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ा जाए। 1, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को कम करता है एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सेकंड, इट इज रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। दैट इज द सेकंड स्टेटमेंट। Third, it has nutritional value and it is well adapted to live in cold areas of high altitude. Okay, तो ये cold areas of high altitude में रहता है, ठीक है। And the timber is of the great commercial value. तो अगर आपको सी बकथॉर्न के बारे में आइडिया है, तब ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज बिना नॉलेज के आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जो जैसे कि सी बकथॉर्न है, आई एम श्योर ये 2012 के आसपास न्यूज में रहा होगा। इसलिए अगर उस समय पर एग्जामिनेशन के पहले जो भी स्टूडेंट न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे थे और करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उनसे क्वेश्चन बना होगा, बाकी स्टूडेंट से नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप करंट अफेयर पर इस साल के ध्यान दें। इस साल का और पिछले साल का करंट अफेयर बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने करंट अफेयर पढ़ा हो। और इसके लिए आप हमारी मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहती है। चलिए अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, जो सी बकथॉर्न है, इसका जो कल्टीवेशन है वो कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड में होता है। कोल्ड एरियाज ऑफ हाई एल्टीट्यूड इंडिया में कहां है? लद्दाख। तो ये लद्दाख में इसका कल्टीवेशन होता है। गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करती रही है और ये हेल्प करता है सॉइल इरोजन में एंड प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन, क्योंकि बिना इसके वहां पर डिजर्टिफिकेशन होगा। इसके कल्टीवेशन से डिजर्टिफिकेशन को भी कम किया जा सकता है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। थर्ड, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और ये लिव इन द कोल्ड एरियाज ऑफ हाई डेजर्ट, तो वेल अडॉप्टेड है, ये भी सही है। अब फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो वी कैन एलिमिनेट दिस वन एंड दिस वन, फर्स्ट थर्ड एंड 1 2 3 4। इट इज ए सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज ए रिच सोर्स ऑफ बायोडीजल। देखिए यहां पर एग्जामिनर ने इंटेलिजेंटली एक दूसरा प्लांट होता है जिससे बायोडीजल बनता है, अगर आपको आइडिया है, वो जेट्रोफा होता है। तो उसने जेट्रोफा का एक जो क्वालिटी है उसको सी बकथॉर्न के क्वेश्चन में मिक्स कर दिया है। सी बकथॉर्न बायोडीजल का सोर्स नहीं होता है, वो जेट्रोफा होता है, और ये ऑप्शन गलत है। देयरफॉर डी इज रॉन्ग एंड सी इज द आंसर। तो दिस वाज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे हमें पैटर्न का आइडिया लग रहा है कि कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स चेक इट्स आंसर। तो सी बकथॉर्न इज ए प्लांट विच हैज हेल्थ प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज। तो हेल्थ से रिलेटेड इट इज वेरी यूजफुल, that is one thing we know from here. It can play a crucial role in preventing soil erosion and help nitrogen fix option in cold and desert area. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ये एक और इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। कंटेक्स्ट, इंडिया लद्दाख has recently earned its 4th geographical indication, GI टैग मिला है लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए। The cultivation of सी बकथॉर्न exceptionally lucrative in Ladakh, with the region contributing 90% of its overall production। तो मोस्टली प्रोडक्शन यहाँ से ही होता है। अबाउट सी बकथॉर्न, इससे श्रब है, ठीक है, श्रब है, तो इससे आपको वुड तो नहीं मिलेगी। यील्ड एडिबल बैरियर्स विथ एन ऑरेंज येलो ह्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ऑरेंज
ये जो बेरीज होती हैं। दिस प्लांट इज नेटिव टू हिमालयन रीजन का नेटिव है ये, पर्टिकुलरली थ्राइविंग इन एनवायरमेंट लाइक कोल्ड एरियाज ऑफ लद्दाख एंड स्पीति में भी होता है, तो फिर आपको ये हिमाचल में भी मिल गया। द कल्टिवेशन ऑफ सी बकथोर्न ब्रिंग्स फॉर न्यूमरस इकोलॉजिकल, मेडिसिनल, इकोनॉमिक एडवांटेज। क्या बेनिफिट है इसके? सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 7, न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, स्किन को अच्छा करता है, हाई इन विटामिन सी, इंप्रूव्स मेंटल क्लैरिटी एंड सपोर्ट हेल्दी डाइजेशन। क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी रहता है, आई थिंक यूपीएससी कैंडिडेट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज इतने प्रेशर में उन्हें मेंटल क्लैरिटी की जरूरत होगी, एंड द करेक्ट ऑप्शन वाज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, enhancing the seed replacement rate of various crops helps in achieving the food production target of future. But what are the constraint considered in wider greater implementation? 2014 से मैं ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सीड रिप्लेसमेंट रेट के बारे में। There is no national seed policy in India. There is no national seed policy, पहला स्टेटमेंट है। There is no participation of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetable and प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो प्राइवेट सेक्टर का नो पार्टिसिपेशन है, ठीक है, नो सीड पॉलिसी, ठीक है। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। सीड रिप्लेसमेंट रेट वो रेट होता है कि इट इज द परसेंटेज, कितने परसेंटेज जो क्रॉपिंग एरिया है उस पर सर्टिफाइड सीड्स की सोइंग हो रही है इन प्लेस ऑफ। दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है, जो फार्म में ही सेव कर लिए गए। तो एक फार्मर सर्टिफाइड सीड खरीद के उनको ग्रो कर सकता है, दूसरा उसके पास जो सीड थे फार्म में ही उनको सेव करके, क्रॉप जो होने के बाद सेव करके उनको ही यूज कर सकता है। तो सीड रिप्लेसमेंट होता है व्हाट इज द रेट एट विच द सर्टिफाइड सीड्स आर यूज। और मैं चाहूंगा कि ये नंबर इंडिया में कितना है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं, एंड वी विल लुक एट द राइट आंसर इन द, वी विल गिव ए थम्स अप टू द राइट ऑप्शन इन द आंसर। नाउ सीड रिप्लेसमेंट रेट जानने के बाद हम ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट, देयर इज नो सीड पॉलिसी इन इंडिया। देखिए एक बार यहाँ पर अगर सीड जो है एक इंपॉर्टेंट इनपुट है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो हम ये कैसे मान सकते हैं इंडिया जो कि कृषि प्रधान देश है और उसमें 45% से ज्यादा लोग खेती में काम करते हैं, कि कोई पॉलिसी नहीं होगी इतने साल बाद भी। 2014 का क्वेश्चन है और आज भी बोला जाए तो क्यों। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी पता है नेशनल सीड पॉलिसी, तो आप इसको गलत कर दीजिए। इस क्वेश्चन को एक्सट्रीम वर्ड है, नो सीड पॉलिसी मान लें। देयर इज नो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो पहला गलत, राइट। तो पहला गलत हुआ तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन ए को। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनी इन सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स ऑफ वेजिटेबल एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नो पार्टिसिपेशन, अगर आप खेती में इन्वॉल्व हैं तो आपको पता होगा। उसके अलावा भी अगर आप मार्केट वगैरह में जाते हैं और जहाँ से एग्रीकल्चर के मार्केट हो तो वहाँ से निकले, देयर सो मेनी कंपनीज, और टीवी में भी इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट आती है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है सीड सप्लाई करती हैं। तो ये कहना कि नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन दिस थिंग इन सप्लाई इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो ये तो गलत है, तो सेकंड भी काट दिया। तो इस तरीके से सेकंड भी गलत हो गया। अब हमारे पास बी एंड डी दो ऑप्शन बचे हैं। देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। जी ये सही है, बिकॉज लो वैल्यू हाई वॉल्यूम क्रॉप्स कौन सी बोली जाएंगी, ऐसी क्रॉप जो बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं लेकिन इनकी वैल्यू कम है। एग्जांपल वीट और राइस भी इसमें आएगा। इन दोनों ही केस में देयर इज ए डिमांड सप्लाई का गैप है, और इसीलिए फार्मर जो खेत में बचा हुआ सीड होते हैं पिछली क्रॉप से वो यूज कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, देयरफॉर आपका सही आंसर है बी। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो वी हैव ए नेशनल सीड पॉलिसी इन द ईयर 2002। 2002 में आई थी, लिटिल सरप्राइज, आई थिंक पहले होनी चाहिए थी ये, पर 2002 में आई। इट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, ठीक है। द प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस हाई प्राइस सीड्स बट इन लोअर वॉल्यूम। इट सप्लाइज नियरली द एंटायर हाइब्रिड, सारा हाइब्रिड सीड यही तो प्रोड्यूस करते हैं फॉर वेजिटेबल। सो दो भी गलत है। In case of low value, high volume crops such as wheat and rice, farmers tend to use their own preserved seed as there is a demand and supply gap. तो ये भी तीसरा केवल स्टेटमेंट सही था, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत थे। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कम कीमत में और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फिर डेली आंसर राइटिंग, तो हमारे इस वीडियो को देखें।
मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस शॉर्ट वीडियो के बाद। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसी एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसैट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। वेलकम बैक। चलिए अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन। 2016 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें माइक्रो इरिगेशन से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखिएगा, तो इसको रिवाइज जरूर करें। पहला ऑप्शन रिडक्शन इन वीड, तो ये वीड को कम करता है। ड्रिप इरिगेशन केवल जहां पर क्रॉप होती है वहां पर ही ड्रिप बाय ड्रिप पानी प्रोवाइड करता है। इस तरीके से जो वीड्स होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलता है तो वीड्स को ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वीड को कम करेगा। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, सेकंड पढ़ते हैं रिडक्शन इन सॉइल सैलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी को कम करेगा। एंड रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, तो सैलिनिटी को भी कम करेगा, सेकंड बोल रहा है, और थर्ड इरोजन को भी कम करेगा। तो ये सॉइल इरोजन को कम करता ही है। थर्ड स्टेटमेंट तो है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पानी फ्लड की तरह नहीं बहेगा तो उसके साथ उसमें सॉइल डिसॉल्व होकर बाहर नहीं जाएगी, उसका वेस्टेज सॉइल इरोजन को कम कर देता है, बिकॉज लिमिटेड अमाउंट में सॉइल पर अप्लाई होगा एंड इट डज नॉट लीड टू सॉइल इरोजन। तो थर्ड तो बिल्कुल सही है। सॉइल सैलिनिटी को भी ये कम कर सकता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में पानी भरा रहेगा, राइट, उससे फिर आपका इवेपोरेशन होगा और कैपिलरी एक्शन के थ्रू फ्लड इरिगेशन में सैलिनिटी बढ़ सकती है। लेकिन माइक्रो इरिगेशन में ये उसको कम करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं जहां पर तीनों सही हों। स्टेटमेंट देखने के बाद हम ऑप्शंस को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, राइट। हमारे ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिनमें तीनों इन शॉर्ट स्टेटमेंट को सही माना जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम 1 एंड 2 को चूज कर सकते हैं या 1 एंड 3 को चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एक कैंडिडेट 1 और 2 के साथ भी जा सकते हैं, 1 एंड 3 के साथ भी जा सकते हैं, और मैं इस केस में प्रॉब्ली 1 एंड 3 के साथ जाऊंगा, क्योंकि सैलिनिटी भी एक सही आंसर है, राइट। बट सॉइल इरोजन में थोड़ा सा ऊपर मानूंगा कि उसको सॉइल इरोजन को कम करता है फ्लड इरिगेशन में। इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है फ्लड इरिगेशन, उसमें तो सॉइल इरोजन ज्यादा होता था। तो आई विल चूज सी। हालांकि इसमें कई कैंडिडेट जो है ए के साथ भी गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी सही है। बाकी डी तो एब्सोल्युटली गलत है। नन ऑफ द अबव इज एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग ड्रिप इरिगेशन, तो ये तो गलत ही है। और फर्स्ट हमें पता है, इसलिए बी हमारा एलिमिनेट हो ही गया था। तो आप ए या सी कुछ भी चूज कर सकते हैं, राइट। एंड लेट्स नाउ लुक एट द आंसर। तो एज पर ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट सोर्स माना जाता है इसको पढ़ने का, उनके एडवांटेज जो दिए हैं, वाटर सेविंग पहला दिया उन्होंने, हायर यील्ड, high quality, increased fruit size, suitable for all types of soil, easy method of fertigation and camigation, saving in labor, reduces weed formation, जो हमारा ऑप्शन था पहला, और सॉइल इरोजन को डायरेक्टली दिया हुआ है इन्होंने, राइट। वेयर आर डिसएडवांटेज क्या है? हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, क्लॉगिंग ऑफ एमिटर्स, जो क्लॉग हो जाते हैं उसके पोर्ट्स, पॉसिबल डैमेज ऑफ सिस्टम कंपोनेंट ड्यू टू एनिमल्स एक्सेट्रा। तो इसके बाद एक हाई रिपेयर कॉस्ट भी होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो that was that. After the exam, extra were divided between A and C, since both soil salinity and soil erosion are reduced depending on the various books.
बट इन दिस ऑफिशियल आंसर की में यूपीएससी ने सी को सही आंसर माना था। तो आप अगर दोबारा भी आता है तो आई थिंक ये कंफ्यूजन नहीं होगा, बट फिर भी अगर दोबारा क्वेश्चन आने जाता है तो आप सॉइल इरोजन को पहले मार्क कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीम कोटेड यूरिया को एग्रीकल्चर में प्रमोट क्यों करती है? ये 2016 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। रिलीज ऑफ नीम ऑयल इन द सॉइल इंक्रीजेस नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सॉइल मैक्रोनिज्म। तो अगर नीम ऑयल सॉइल में निकलता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ऐसा कुछ एब्सोल्युटली गलत नहीं लग रहा है, बट इसके लिए आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए ये आइडिया होना चाहिए कि नीम कोटेड यूरिया का एडवांटेज क्या होता है। सेकंड, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। ये ठीक लग रहा है मुझे, राइट, बट मैं बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहूंगा। ऑप्शन सी, nitrous oxide which is greenhouse gas is not at all released into atmosphere by crop field। तो बिल्कुल भी नहीं निकलती है, नॉट एट ऑल, तो एक्सट्रीम है, राइट। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम वर्ड है उनको तो हमें वैसे ही गलत कर देना है, तो सी को हम काट देते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वीडीसाइड एंड फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो है काफी स्मार्ट बन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई ये वीडीसाइड भी है और फर्टिलाइजर भी है जी। नहीं, ये इसका प्रॉपर्टी नहीं है। इसका जो मेन एडवांटेज है, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल, और इस तरीके से जो फर्टिलाइजर का वेस्ट है, यूरिया का वेस्टेज है, उसको कम करता है। तो ये इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है बी। हालांकि पहला में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसकी सही प्रॉपर्टीज है, तो मैं बी के साथ ही जाना चाहूंगा। लेस इसका आंसर देखते हैं। तो स्प्रेइंग यूरिया विथ नीम ऑयल स्लोज, देखिए स्लो करता है रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बाय अबाउट 10 to 15% है, ठीक है। तो 10 to 15% ही है, ये भी याद रखिएगा। concomitantly reducing the consumption, तो कंजम्पशन को कम करता है। और फर्टिलाइजर, मेनी रिसर्च स्टडीज इन इंडिया हैव कंक्लूसिव एस्टैब्लिश्ड दैट नीम ऑयल एक्ट एज इफेक्टिव नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर ऑफ इफ कोटेड ऑनटू यूरिया। तो जो कई रिसर्च ने ऐसा दिखाया है कि नीम ऑयल से कोट करने पर, राइट, ये स्लो डाउन कर देता है। स्प्रेइंग यूरिया विथ नीम ऑयल स्लोज द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन बाय अबाउट 10 to 15%, रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ द फर्टिलाइजर। सेम थिंग, तो बी इज द क्लोजेस्ट आंसर जो कि हमने यहाँ पर देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2015-16 में ही लॉन्च हुई थी, इसलिए यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन, राइट। तो काफी सारे वेरिएबल हैं यहाँ पर। पहला वेरिएबल है यूनिफॉर्म देना है, हर क्रॉप के लिए सेम देना है। 2% दे दिया उन्होंने, यूनिफॉर्म 2%, और दे कल्टिवेट इन एनी सीजन, किसी भी सीजन में 2%, राइट। तो बहुत सारे वेरिएबल हैं और उनको चेंज करने का एग्जामिनर को मौका मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको पता है फसल बीमा योजना में अलग अलग प्रीमियम है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो देखिए कितने सारे वेरिएबल थे। यूनिफॉर्म, एक तो रेट सेम कर दी उसने, फिर बोला किसी भी सीजन में, तो कोई कुछ ज्यादा ही लग रहा है, तो आप इसको गलत मार्क कर सकते हैं। हालांकि ये वैसे भी गलत है क्योंकि अलग अलग रेट होते हैं। दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस राइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल रेन्स। तो ये कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराउजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड सीजनल। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है कि साइक्लोन और अनसीजनल रेन के लॉसेस को कवर करती है, और इसी वजह से कुछ नए फीचर के साथ ही ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको लॉन्च किया गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, द प्रीमियम शेयर ऑफ फार्मर का प्रीमियम शेयर कितना होता था? 2% फॉर खरीफ, 1.5% फॉर रबी एंड 5% फॉर कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो यहाँ पर अलग अलग प्रीमियम के रेट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा बिल आल्सो सीक टू एड्रेस ए लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड ऑफ फार्मर, प्रोवाइड फार्म लेवल असेसमेंट फॉर लोकलाइज्ड कैलेमिटीज। तो जो लोकल कैलेमिटी है, कुछ जगह पर हुई कुछ पर नहीं हुई, उनको देखेगा। हेल स्टॉर्म, अनसीजनल रेन, लैंडस्लाइड एंड इनंडेशन। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इंक्लूडेड इन सो टू इज राइट। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को इसमें इंक्लूड किया गया था, विच इज important and logical also. But under the new scheme, farmer will have to pay uniform premium for 2% for all kharif crops
एंड फॉर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर फार्मर विल हैव टू पे 5%। तो देयर इज डिफरेंट रेट, जैसा मैंने बताया था, इसलिए पहला रॉन्ग था और आंसर बी जो है वो ओनली 2 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव ऑक्योर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो 1991 की लिबरलाइजेशन के बाद इनमें से क्या हुआ है कंट्री में। चलिए, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, तो प्लीज स्टडी देम एंड आई विल बी कवरिंग देम अवर अनदर वीडियो व्हेन वी कवर अबाउट एलपीजी रिफॉर्म। ऐसा उससे क्वेश्चन हम करेंगे तो उनको हम कवर करेंगे, लेकिन आप जरूर पढ़ें। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। Now let's look at the option. Share of agriculture in GDP increase enormously. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मस। पहला तो एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ता रहा है, हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर का शेयर कम होता रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं भी पता तो ये इनॉर्मसली, मतलब ऐसे एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत होते हैं, तो इसको आप, तो पहला गलत हो गया। तो अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो ए एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड पढ़ते हैं, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड हैज इंक्रीज। इंडिया के एक्सपोर्ट का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर इंक्रीज हुआ है। जी हाँ, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। एलपीजी रिफॉर्म के बाद ही इंडिया में इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज ने अच्छा किया, राइट। तो उसके बाद इंडिया का एक्सपोर्ट में शेयर बढ़ा है, और भी बाकी कंपनीज जो हैं इंडिया में, बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप हुई जो एक्सपोर्ट करती हैं। ऑटोमोबाइल्स में हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। कार भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाइक्स वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बढ़ा है, तो ये सही है। एफडीआई इनक्लोज इंक्रीज, थर्ड स्टेटमेंट। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लिबरलाइजेशन के बाद ही इंडिया में एफडीआई बढ़ा है, बिकॉज बहुत सारे जो कंपनीज हैं उसके बाद सेटअप हुई, एंड इंडिया अलाउड प्राइवेट सेक्टर टू थ्राइव आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारी नई कंपनियां सेटअप हुई उनमें, और आजकल जो आप कुछ सालों में यूनिकॉम वगैरह देते हैं वो भी एफडीआई की हेल्प है। तो थर्ड भी सही है। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली। जी हाँ, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़े, क्योंकि आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म के पहले इंडिया के फॉरेन रिजर्व लगभग ना के बराबर थे, इंपोर्ट कवर बहुत कम हो चुका था। और अगर हम रिसेंटली देखें तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 700 बिलियन डॉलर तक टच किया। हालांकि रिसेंटली कम हुए हैं, जब रुपी डिप्रिशिएट हुआ है, तो 650 के बीच में होगा ये नंबर अभी। तो ये इनॉर्मसली हम बोल सकते हैं बड़ा है, क्योंकि लगभग वहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, और आज इतना बड़ा है तो हम इनॉर्मसली बोल सकते हैं, राइट। तो दिस इज करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। चलिए, स्टेटमेंट 1 के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का शेयर इंडिया की जीडीपी में कम होता रहा है। अगर आप 1950-51 में देखेंगे तो ये 51.9% था। 1991 में देखो तो ये 29.5% था, और 2014-15 में 17 था, और 2013-14 में भी लगभग 16-17% के आसपास ही आता है। तो यहाँ पर कम हुआ है, उसके बाद ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, जैसे जो सर्विसेज सेक्टर है उसका शेयर बढ़ता रहा है। अगर हम 1951 में देखें 34.6% और 14-15 में 53% था। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत था कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो इनॉर्मसली बढ़ गया, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है, राइट। तो वो फर्स्ट पार्ट। सेकंड, बाकी हम देखेंगे तो एफडीआई एंड जो एफडीआई है और वर्ल्ड शेयर इन एक्सपोर्ट इंडिया वुड हैव डिक्लाइन इन प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बट कुछ सालों में कम हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, और रिसेंटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन कंपेयर टू प्री एलपीजी रिफॉर्म देयर इज ए डेफिनेटली एन इंक्रीज। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद तो इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट का, एफडीआई भी बढ़ता रहा है, एक्सपोर्ट का शेयर भी बढ़ता रहा है। तो इस तरीके से हमारा सही आंसर था, वो था बी, यानी 2, 3, 4, राइट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, द स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, जिसे कहा जाता है, इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब। काफी आई वुड से ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज टायर एंड ट्यूब में ये होता है, ये पता होना। समटाइम इट इज आल्सो अबाउट लक। लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी मोटरसाइकिल का टायर खरीदा हो और ध्यान दे दिया हो, तो शायद आपको पता हो, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन। सेकंड, एगमार्क इज क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो BIS मार्क है वो एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया जाता, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी किया हुआ है, और उसमें टायर एंड ट्यूब्स दोनों आते हैं। तो इट इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब, हियर इट इज करेक्ट।
अब जो एग मार्क है ये इंडिया में ही मार्क है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वो इशू नहीं करती है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने एक जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है उसको गलत ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर दिया, और ये कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को बदल दिया जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार मिनिस्ट्रीज भी बदल दी जाती हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, इसलिए आपका सही आंसर है ए। तो चलिए अब हम BIS के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। BIS इज ए सर्टिफिकेशन मार्क। तो सर्टिफिकेशन मार्क है, कौन रिलीज करता है इसको? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है। दैट इंडिकेट्स प्रोडक्ट मीट, क्या मीट करता है प्रोडक्ट? इंडिया की क्वालिटी, सेफ्टी और रिलायबिलिटी। तो क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी को मीट करता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन स्कीम बेसिकली वॉलंटरी, वैसे तो वॉलंटरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट के लिए इसका मैंडेटरी कर रखा है। और मैंडेटरी किसके किसके लिए कर रखा है उनकी हम एक बार लिस्ट जान लेते हैं। राइट, तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपके पास सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, वाटर हीटर है, प्रेशर कुकर है, हेलमेट है, टॉयज एंड मोर है। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर कुकर के लिए भी मैंडेटरी है और हेलमेट के लिए भी मैंडेटरी है। राइट, तो दीज आर इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर इट इज मैंडेटरी। देन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट, पावर अडाप्टर, चार्जर एंड मोर, इन सब के लिए मैंडेटरी है BIS लेना। अदर प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम फॉइल, केबल, बैटरी, टायर भी है इसमें एंड एक्सेट्रा। तो ऑल टाइप ऑफ ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब, उनको BIS मार्क लेना जरूरी है। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर सही है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एगमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये इशू करता है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इट इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में ये एप्लीकेबल है एग मार्क, और इसको इंस्पेक्शन वगैरह जो FSSAI करता है, लेकिन एगमार्क जो रोल है, ठीक है, वो डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ये इशू करता है एगमार्क का। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो गलत था। इस तरीके से आपका सही आंसर था आंसर ए, क्योंकि इस BIS इज मैंडेटरी फॉर द ट्यूब्स एंड टायर। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अस। हम इस तरह के वीडियो और भी आगे लाते रहेंगे, और जो दूसरी सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है वो ज्योग्राफी की, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां मैं एग्रीकल्चर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।